पीपल्स वर्ल्ड की एक और कड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह सीरिया में हाल ही में हुआ सत्ता परिवर्तन। ये एक बहुत अचानक हुई घटना है। बहुत कम लोगों को ये अंदेशा था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, और इस विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए फिर से हमारे साथ होंगे प्रोफेसर विजेंद्र उपाध्याय, जो कि IIT दिल्ली से रिटायर्ड इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं और इस समय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस न्यू दिल्ली में एसके डे चेयर प्रोफेसर हैं। आपकी जो मुख्य रुचियों का क्षेत्र रहा है वो रहा है जियोपॉलिटिक्स एंड ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो प्रोफेसर विजेंद्र उपाध्याय, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरी चर्चा को शुरू करने से पहले मुझे लगता है कि जो सबसे प्रमुख बिंदु है वो ये है कि जो सीरिया में हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ वो एक तो बहुत अप्रत्याशित सी घटना है, क्योंकि वो इतना जल्दी हुआ, इतना तेजी में हुआ, और शायद किसी को इसका अंदेशा भी नहीं था कि एक तरफ इतना छोटा सा एक HTS का एक रिबेल्स का ग्रुप और दूसरी तरफ लगभग 2.5 लाख की एक सेना, और वो इतने से ही समय में वहाँ सत्ता परिवर्तन हो पाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इतना आसानी से और इतना जल्दी क्यों हो पाया। और दूसरा इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसमें बाहरी या अन्य देशों की इसमें कोई भूमिका रही तो किस तरह की रही, या कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन संभव भी था। ये जो दो प्रमुख बातें हैं जिस पे बहुत इस समय बात हो रही है यूट्यूब पर या अन्य हम देखते हैं अखबारों में, उसके बारे में आपकी क्या राय है? इस घटनाक्रम को समझने के लिए इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पहले की स्थिति क्या थी, ये घटनाक्रम क्या था और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं या इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। तो पहली बात तो इस पर बहुत सारे लोगों ने अपने विचार दे रहे हैं। उसमें मैं मानता हूं कि जो बाहरी पावर्स का रोल जिस तरह से एम्फेसाइज किया जा रहा है, जैसे ज़्यादातर लोग जो बहुत समझदार लोग भी हैं जिनका जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी है, वो ज़्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि ये सारा कुछ अमेरिका, इजराइल और तुर्की का किया हुआ है। अब फिर यहाँ पर और भी बाहरी ताकतें मौजूद थी, रसिया भी मौजूद था, ईरान भी मौजूद है, कर्ड्स पावर्स भी मौजूद हैं और बहुत सारी जिहादी ग्रुप्स भी यहाँ मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि स्थिति क्या थी, हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री तो बहुत लंबी है इस इलाके की। अगर हम रिसेंट हिस्ट्री पर भी ध्यान दें तो यहाँ सिविल वॉर चालू हुआ, उसमें बाहरी ताकतों का, खास तौर से नेटो ताकतों का, अमेरिका, इंग्लैंड, इनका भी इंटरेस्ट रहा। जैसे इराक और लीबिया में उन लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया, वहाँ के जो लीडर्स थे उनको तो मारा भी गया। उस तरह से वो एक उस तरह का इरादा यहाँ पर इसके लिए भी रहा। तो ये सारी बातें, और सिविल वॉर था उस तरह से, ये वो वाला पीरियड था 2011 के बाद वाला पीरियड। लेकिन अगर हम देखें तो 2015 में रसिया का यहाँ इंटरवेंशन होता है और रसिया और सीरिया की फोर्स मिलके एक तरह से सफलता प्राप्त करती हैं कि जो आइसिस या जो अलकायदा ग्रुप्स की जो ताकतें थी या जो नेटो की तरफ से पॉसिबिलिटी थी सत्ता परिवर्तन की, उन सबको रोक पाए। और वो कई साल तक एक ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी रही कि जहाँ पर स्टेबिलिटी थी, और वो स्टेबिलिटी अभी तक चल रही थी। अब अच्छा, यहाँ पर टर्की का भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। टर्की का इन्वॉल्वमेंट इस इलाके में है क्योंकि सिविल वॉर के कारण 3 मिलियन लोग इस इलाके से टर्की में रेफ्यूजी बने हुए हैं। और साथ साथ में जो कर्डिश प्रॉब्लम है, तो वो जो भी सारे इलाके में है, टर्की, सीरिया, इराक, ईरान, सभी जगह, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम टर्की के लिए है। टर्की में खुद कर्डिश पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी बातें हैं, पर सवाल ये है
जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जिस पर मेरी राय में सही इमेज शायद नहीं आ पा रही है कि 10 दिन की घटनाक्रम में क्या ये सारी ताकतें एक्टिव थी, इनका कोई रोल था क्या, इन ताकतों के कारण ही एचटीएस ये सब कुछ कर पाया। मेरा खुद का मानना ये है कि घटनाक्रम इतना तेजी से हुआ है कि यहाँ किसी को भी कोई मौका नहीं मिला इंटरवेंशन करने का। प्लानिंग की बात आती है कि इन लोगों ने प्लान किया, तो वो भी ऐसा कोई एविडेंस तो कोई दे नहीं रहा कि इस तरह से प्लान हुआ। खाली थोड़ी बहुत कोशिश एक्चुअली रशियन एयरफोर्स ने की थी। अब वो शुरू के दिनों में जब एलेप्पो पर कब्जा हो गया और जब आगे थोड़ा सा और टाउन्स पे, सिटीज पे, मेजर सिटीज पे जब ये एचटीएस की फौजें बढ़ने लगी थी, उन्होंने कोशिश की रोकने के लिए। जब उनको ये लगा कि एयरफोर्स अकेली क्या कर सकती है, जब आर्मी नहीं लड़ रही है, आर्मी जैसे 2.5 लाख की आर्मी अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रही है, किसी तरह की लड़ाई तो कुछ खास यहाँ हुई नहीं। अच्छा, रिबेल फोर्स भी कोई इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है, उनके पास में भी कोई टैंक्स थोड़ी थे, छोटे मोटे व्हीकल्स ही थे उस तरह से। तो ये ऐसा घटनाक्रम है जिसमें मैं नहीं मानता कि कोई और ताकत एक्टिवली कोई रोल प्ले कर पाई। ऑब्वियसली इंटरेस्ट है टर्की के, इजराइल के, अमेरिका के, सबके इंटरेस्ट है, लेकिन घटनाक्रम इतनी तेजी से हुआ कि सभी को ये एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज लगी होगी, सरप्राइजिंग चीज लगी होगी कि ये इतनी आसानी से हो गया। अब सवाल ये आता है कि भाई इतनी आसानी से ये कैसे हो गया। अब इसकी जानकारी तो बाहर बैठे हुए लोगों को ज्यादा नहीं हो सकती, उनको तो वो इंटरनल सिचुएशन की जिनको बहुत अच्छी समझ है वही बता पाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ कि इतनी बड़ी आर्मी ने लड़ाई करने की कोशिश भी नहीं की। एक तो होता है कई बार सरेंडर होता है, बड़ी बड़ी आर्मी सरेंडर करती है, लेकिन वो जब करती हैं जब सामने वाली फौज बहुत बड़ी होती है। इराक में भी जब अमेरिका ने हमला किया तो इराक वाले नहीं लड़ पाए, लेकिन उनको पता था कि भाई क्या लड़ेंगे, अमेरिका की 4 लाख की फौज आ रही है, उससे हम कैसे लड़ेंगे। ऐसे में तो होता है सरेंडर, लेकिन बड़ी आर्मी छोटी सी फौज के आगे सरेंडर करे, ये घटना इतिहास में बहुत कम देखने को मिलती है। तो मेरा मानना है कि जो घटनाक्रम हुआ, क्यों हुआ, उसकी एनालिसिस तो बहुत जो जानकार लोग हैं वही बता पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ कि एक बड़ी आर्मी ने बिना लड़े ही वो एरिया खाली कर दिया और इस तरह से आ गए। अब यह मैं एक दो बातें यहां कहना चाहूंगा, वो ये कि लोग कह रहे हैं कि अमेरिका, इजराइल और टर्की ने सहायता की, उन्होंने प्लान किया, सहायता की, इससे ये हुआ। अगर ऐसी बात है तो इन तीनों कंट्रियों ने फिर सीरिया पर अटैक क्यों किया? इजराइल ने 500 अटैक किए हैं, अमेरिका ने अटैक किए हैं, टर्की भी एक्टिव हो गया, तो कहाँ है वो वाली बात कि ये एचटीएस ग्रुप उनकी सहायता से आया है? आज की तारीख में एचटीएस ने कब्जा तो कर लिया, कब्जा एक छोटी सी फौज है, कंट्री तो बहुत बड़ी है, एरिया बहुत बड़ा है, और यहाँ पर कितनी तरह की फौजें पड़ी हुई हैं, इंटरेस्ट हैं लोगों के, आउटसाइडर्स के, उस तरह से। तो अगर उनकी सहायता वाली बात होती तो क्यों आज सीरिया पे चारों तरफ से अटैक उस तरह से हो रहा है? एक्चुअली में एचटीएस वालों को भी ये अंदाजा नहीं हुआ कि हम सत्ता पे कब्जा कर लेंगे। उन्होंने ये कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में कुछ टाउन्स की लड़ाई थी, एक टाउन ले लिया, दूसरा टाउन ले लिया, बड़ी सिटीज भी ले ली, ठीक है, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन कि वो कैपिटल में पहुंच जाएंगे, ये उनको भी नहीं पता होगा। अब उनको ये बात कि सारा देश संभालना है, अब ये उनके भी हो सकता है कि कैपेबिलिटी के बाहर वाली बात हो। एक और बात यहाँ खास आ रही है कि रसिया ने कोशिश की थोड़ा एयरफोर्स यूज करके रोकने की, और रसिया का हमें इन्वॉल्वमेंट पता है, रसिया वहां क्यों गया, असाद के फेवर में गया, जो सत्ता वहां थी उसको बचाने के लिए। तो रसिया ने लड़ाई लड़ी आईसिस और इस तरह की फोर्सेस से। अब ये वाली फोर्स भी उन्हीं से लिंक्ड है, जो इनका जो लीडर है जोलानी, तो वो पहले अलकायदा का बड़ा लीडर था, फिर बाद में आईसिस का बड़ा लीडर हुआ। तो रसिया से तो उनकी दुश्मनी हुई ना, लेकिन आज वो रसिया से क्यों कर रहे हैं कि भाई आप अपने बेस मत छोड़ो। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि उनको भी लग रहा है कि उनके हाथ में सत्ता तो आ गई, लेकिन इस सत्ता को करें क्या, कैसे संभाले, देश को कैसे संभाले। और उनको पता है कि बहुत आउटसाइड इंटरेस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए अचानक ही। इजराइल तो एकदम गोलन हाइट्स में हो गया, सब जगह हमला कर रहा है उस तरह से।
तो वो रशिया से कह रहे हैं कि तुम मत जाओ। हालांकि रशिया का कोई रोल नहीं होगा इसमें, रशिया कुछ नहीं करेगा, लेकिन कम से कम ये है कि वो कह रहे हैं भाई तुम यहाँ रहोगे तो थोड़ा बैलेंस बना होगा, नहीं तो टर्की है, अमेरिका है, इजराइल है, तो हम इनसे कैसे बचें, और दूसरी कर्डिश फोर्सेज हैं और दूसरी जिहादी फोर्सेज हैं। तो ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझने की है कि हुई घटना हुई क्यों हुई, उसकी तो एनालिसिस जानकार लोग ही ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन किसी को ना पता था, ना किसी का कोई खास रोल, कुछ रोल तो ऑब्वियसली हो जाता है लेकिन कोई प्राइमरी रोल उसको नहीं कह सकते। तो ये मैं थोड़ा सा मोटे तौर पे बात करूँगा। तो इससे मेरे को लगता है कि एक पॉइंट जो शायद थोड़ा सा क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी होगा, वो ये होगा कि इन रिबेल फोर्सेस को खड़ा करने या सस्टेन करने में तो हो सकता है कि इसराइल और यूएस जैसे देश जो थे वो सीधे तौर पे शामिल रहे हैं, बिकॉज असाद एक चाइनीज एंड रशियन और ईरानियन फ्रेमवर्क के एज अ लीडर ऑफ दैट रेजिस्टेंस वहाँ पर थे। तो ये तो संभव है कि ऐतिहासिक रूप से उनका एक पूरा एक समर्थन रहा है रिबेल फोर्सेस को, बट ये जो घटना, जहाँ तक इस घटना इन पर्टिकुलर हम बात करते हैं, वहाँ पर ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि असल में कोई प्लान था या कोई बहुत बड़ा डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट जो है एचटीएस को दिया जा रहा था और उसके चलते इतनी बड़ी सेना के साथ उन्होंने बहुत प्लान तरीके से कोई युद्ध किया और उन्होंने इस जीत को हासिल किया है, वहाँ सत्ता परिवर्तन करने में वो सक्षम रहे, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। पर यहीं पर एक दूसरा जो प्रश्न है कि ये जो रिबेल फोर्सेस हैं, एचटीएस है, और साथ में 2-3 फोर्सेस और भी हैं जिनका अलग अलग जगह सीरिया में इस समय कब्जा है। क्या जो पूरा कैंप है इजराइल, यूएस, ब्रिटेन, जो इस पूरी रिबेल फोर्सेस को सस्टेन कर रहा था, क्या उनके दिमाग में ये विचार इस समय होगा कि हमने एक चरण तो शायद पूरा कर लिया कि हम असाद को वहां से हटा दिया, या बाथ सोशलिस्ट पार्टी जो है वो इज नो मोर इन कंट्रोल इन सीरिया, एंड अब हमारे पास में एक बड़ा मौका है कि हम सीरिया में अपने पावर को कंसोलिडेट कर सके। हालांकि जैसा हम जानते हैं कि सीरिया की जो सिचुएशन है वो ऐसी नहीं है कि बहुत आसानी से उसे एक साथ अभी लेके चला जा सकता है। तो यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि यूएस और इजराइल का आउटलुक जो है वो सीरिया को लेकर क्या होगा, नंबर 1। और इसमें एक एडिशनल जो बात है कि यूएस में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और अब फॉर्मली कुछ ही दिनों में ट्रम्प विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। क्या हम कुछ बदलाव देख सकते हैं? तो ये जो 2 प्रश्न हैं, इनके बारे में आपको क्या लगता है? जो सवाल है कि आगे इन ताकतों का क्या रोल रहेगा, फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन तो ऑब्वियसली कोई आसान बात नहीं होती। 2 तरह की संभावना है। एक तो ये कि इजराइल ये मौका देखे कि अब यहाँ वैक्यूम है और हम जो चाहे कर सकते हैं, जमीन पर भी कब्जा कर सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि एक दूसरा आर्ग्यूमेंट भी यहाँ पॉसिबल है। एक आर्ग्यूमेंट अमेरिका में सत्ता परिवर्तन से भी उसका संबंध है। एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जा सकता है अमेरिका की तरफ से, इजराइल को ये बताने की कोशिश की जा सकती है कि भाई देखो तुम्हें बहुत बड़ा एक विंडफॉल गेन मिल गया, एक ऐसी संभावना जिसकी कुछ भी नहीं थी, ऐसी चीज हो गई कि चारों तरफ से जो भी रेजिस्टेंस आ रही थी, लेबनान में, गाजा में, सीरिया में, यमन में, कहीं से भी, अब वो सारी रेजिस्टेंस खास तौर से तुम्हारे आसपास के इलाके में वो काफी कमजोर हो गई है। ये बात तो सीधी सी है कि ज्यादातर रेजिस्टेंस जो आ रही थी वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, उसमें ईरान का ही ज्यादा रोल होता था। यहाँ इस लड़ाई में तो ईरान से भी टकराव हो ही गया था, दोनों तरफ से, इजराइल और ईरान का। पर हिजबुल्लाह ने जितनी लड़ाई लड़ी या यमन से जो हुआ,
या हमास ने पहले जो लड़ाई लड़ी, उन सब में इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल है। और लेकिन वो कैसे कायम रह सकती थी, उसके लिए हथियार चाहिए। आजकल लड़ाई सड़क पर प्रदर्शन करने से तो नहीं हो सकती है, यहाँ तो हथियारों का मामला है, और वो भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर कंट्री यूएस इजराइल के साथ में खड़ी है। सबसे मोस्ट मॉडर्न वेपन्स आप उसमें यूज कर रहे हैं, तो छोटी मोटी बंदूकों से भी लड़ाई नहीं हो सकती, मिसाइल्स चाहिए, ड्रोन चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो वो जो ईरान से एक सहायता थी, वो सहायता जो सीरिया के लैंड रूट से उनको मिल रही थी। तो मैं थोड़ा सा इंटरवीन करूंगा, आप स्पेसिफिकली नाउ अभी हिजबुल्ला। हाँ, मैं हिजबुल्ला की बात करता हूँ। सबसे बड़ी ताकत एक्चुअली अगर इलाके में आप देखो तो हिजबुल्ला ही थी। उनके पास मैन पावर थी, लेकिन खाली मैन पावर से काम नहीं चलता, आपको मिसाइल्स वगैरह मोस्ट मॉडर्न हथियार चाहिए उस तरह से। तो वो कहाँ से आते हैं? तो वो लैंड रूट से ही पॉसिबल थे, सीरिया से। अब वो लैंड रूट तो टूट गया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप छोटी मोटी स्मगलिंग कर सकते हो, लेकिन स्मगलिंग से तो बड़े हथियार नहीं जा सकते उस तरह से। तो अमेरिका इजराइल से कह सकता है कि देखो तुम्हें सब कुछ मिल गया, आज तुम्हारे पास में चारों तरफ देखो कोई भी तुमसे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप जो भी अरब कंट्री हैं, चाहे जॉर्डन हो, इजिप्ट हो, वहां से तो कुछ सरकारों की तरफ से तो कुछ आने वाला नहीं है। पब्लिक रिजेंटमेंट अलग है, वो तो एक अलग इशू है, वो एक हम उस पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन इससे इस उपलब्धि से तो तुम खुश रहो। तुम अगर बहुत ज्यादा करोगे तो पता नहीं फिर दोबारा दुनिया में क्या स्थिति, किस तरह का रिएक्शन हो सकता है। तो उनसे इजराइल से कहा जा सकता है कि बी हैप्पी, विंडफॉल गेन मिल गया, और ज्यादा कुछ मत करो। और जो भी सारे मुद्दे उठ रहे थे, जितना प्रेशर दुनिया भर में बन रहा था 2 स्टेट सॉल्यूशन को लेके अरब कंट्रीज में जनता की तरफ से, और जनता के कारण वहां की सरकारों के ऊपर जो प्रेशर बन रहा था, वो सारा प्रेशर काफी कुछ गायब हो गया। तो इस स्थिति से वो खुश रह के ये भी हो सकता है कि ज्यादा नहीं करें उस तरह से। हालांकि इंटरेस्ट तो है, टर्की भी वहां है, तो कर्डिश प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है, क्योंकि कर्ड्स वालों को, कर्डिश फोर्सेज को भी लगेगा कि वैक्यूम है तो फायदा उठाओ। तो अगर फायदा उठाने वाली बात होती है तो वहां पर फिर टर्की प्रॉब्लम में फंसता है, रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम है। तो एक जैसे लीबिया में हुआ, लीबिया में उस घटना के बाद में आज हम ज्यादा उसकी चर्चा नहीं करते, क्योंकि वहां जो भी कोई लड़ रहा है तो उसका कोई ग्लोबल इम्प्लीकेशन नहीं है। तो यहाँ ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत तो ग्लोबल इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि अमेरिका, टर्की, इजराइल सभी मौजूद तो है ही है यहाँ पे थोड़ा बहुत। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये है कि इनको छोड़ दो, लड़ते रहने दो आपस में, और अब ज्यादा इजराइल खुद ज्यादा नहीं करे, क्योंकि इजराइल अब चारों तरफ से पूरी तरह से सिक्योर हो गया है। कोई अरब रेजिस्टेंस सरकारों की तरफ से खास तौर से नहीं देखने को मिल रही है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, इस संभावना को मैं मानता हूँ इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि ये एक ज़्यादा रियलिस्टिक संभावना है कि सीरिया को मोटे तौर पे जिस तरह की स्थिति है वहाँ पर वो बना रहे। हालांकि ईरान का जो एक तरह का अभी जो रुख पिछले 1-2 दिन में जो हुआ है, उसमें वो टर्की को लेके बहुत संदेहास्पद टिप्पणियां कर रहे हैं कि टर्की एक तरह से शायद अपना एक रीजनल इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करने के लिए अब बहुत कीन हो सकता है। बट दैट ऑल्सो रिमेन्स टू बी सीन। ये तो एक बात ठीक है कि यूएस और इजराइल शायद एक लिमिटेड इंटरवेंशन तक ही अपने आप को सीमित रखें, एंड उसमें इजराइल की जो पोजीशन है वो ज़्यादा सिक्योर है, एक रीजनल किस्म की हेजिमनी का एक जो उसका दावा रहा ही है वो और पावरफुल हो जाता है, दे आर मोर सिक्योर। बट जो ये लड़ाई हुई, 10 दिन की लड़ाई हुई, उसमें ईरान ने और रशिया ने बहुत ज़्यादा इंटरवीन नहीं किया, डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं किया। और डेफिनेटली जो ईरान एंड इजराइल की जो एक सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कि ईरान के लिए अब क्या ऑप्शंस एक्चुअली हैं उस रीजन में, या इसका ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स, खास तौर पे उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उस पर क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है? तो ये दो बहुत अहम बिंदु हैं। यहाँ हमें रशिया और ईरान के रोल को थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो पहले हम रशिया का केस लेते हैं। अब हम देखते हैं भाई रशियन फोर्सेज वहाँ पे क्यों थी। पहली बात तो बहुत ज़्यादा फोर्सेज थी नहीं, उनके पास में एक नेवल बेस है और एक एयर बेस है, उस तरह से कोई ग्राउंड फोर्सेज नहीं है।
रसिया का रोल क्या था? रसिया का रोल बेसिकली ये था कि वो असाद की गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करें, उसकी सहायता करें। तो अब इस लड़ाई में जैसे मैंने पहले कहा कि थोड़ा बहुत रशिया ने रोल प्ले किया, देखा कि ये रिबल फोर्सेज आ रही हैं, इनको दबाने की कोशिश की जाए। पर अगर रशिया ने ये महसूस किया कि जब सीरियन आर्मी नहीं लड़ रही है तो खाली कुछ एयर बॉम्बिंग से आप क्या कर सकते हो, तो मैं यहाँ मानूंगा कि ये रशिया की बहुत बड़ी समझदारी की बात है। क्योंकि आप अगर हिस्ट्री देखो थोड़ा सा कि अफगानिस्तान में क्या हुआ, अफगानिस्तान में जब सिविल वॉर जब हुआ तो रशिया ने ब्रेजनेव के टाइम पर अपनी वहां पर फौजें भेज दी, और किस लिए कि जो उनको जिसका समर्थन करना था उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी सहायता के लिए। लेकिन क्या हुआ, 10 साल तक वहां फौजें रहीं, वो हार के फिर वापस जाना पड़ा। उससे रशिया की सिचुएशन पर, सोवियत यूनियन की सिचुएशन पे भी कितना ग्लोबल फर्क पड़ा, असर पड़ा। एक फैक्टर के रूप में तो आप ये भी देख सकते हो कि सोवियत यूनियन का जो डिसोल्यूशन हुआ उसमें ये फैक्टर भी काउंट करते हैं। तो आप रशिया का कोई इंटरेस्ट कॉलोनाइजेशन का थोड़ी है, वो तो हेल्प करना था एक शासक को, असाद को। अगर असाद खुद नहीं लड़ रहा, असाद की फौजें नहीं लड़ रही, तो वहां रशिया का क्या रोल है? तो रशिया ने ये देख लिया होगा, भाप लिया होगा कि ऐसा उनका कोई खास रोल बचा नहीं है, तो एक अच्छी बात है कि ठीक है भाई, अगर वो फौजें विड्रॉ कर रही हैं तो व्हाट कैन दे डू, है ना? तो उस तरह की बात। अब आते हैं ईरान पर। तो ईरान का भी जो वहां पर रोल है वो बहुत बड़ा नहीं था, उनकी प्रेजेंस थी वो भी काफी कम हुई है। वहां हो क्या रहा था कि असाद अरब कंट्री से ज्यादा नजदीकी लाने की कोशिश कर रहे थे, तो ईरान को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। तो ईरान का ठीक है, वहां पर कुछ फोर्सेज हैं, कुछ हैं, लेकिन एज सच कोई फौजी प्रेजेंस वहां नहीं थी। और फिर वही बात जो हम रशिया के बारे में कहते हैं वो ईरान पे भी लागू हो सकती है। भाई लड़ाई तो सीरिया में हो रही है, अब सीरिया की आर्मी जो मजबूत आर्मी है, छोटी मोटी आर्मी नहीं है 2-2.5 लाख की, अगर वो खुद नहीं लड़ रहे हैं तो दूसरा कोई क्या कर सकता है? तो उन्होंने भी अगर बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस की कोशिश नहीं की, तो वो भी एक तरह से समझने वाली बात है, ठीक बात है। लेकिन अब क्या होगा, अब ईरान का रोल क्या होगा? तो अब सवाल ये आता है कि रशिया को भी ये महसूस हुआ कि अगर सारे इलाके में अरब फोर्सेज खुद ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती हैं, खासतौर से आसपास की, जॉर्डन हुआ, इजिप्ट हुआ, इराक हुआ, या कटार, जो भी वहाँ पे सरकारें हैं उस तरह से, तो खाली ईरान वाली फोर्सेज जो शिया फोर्सेज हैं वो उस तरह की फोर्सेज है, या रशिया तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है भी नहीं है। तो अगर खुद लड़ाई नहीं लड़ रहे लोग, इलाके के लोग, अरब कंट्रीज खास तौर से, तो बाहर वाली ताकतें कोई खास रोल नहीं प्ले कर सकती हैं। अगर वो रोल प्ले करने की कोशिश कर रही हैं तो वो खुद उसमें अननेसेसरीली इन्वॉल्व होते हैं, और वो एक लॉन्ग टर्म मामले में चीजें फिर डायरेक्शन बदल जाती हैं। अब ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स है। अब ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स में 2-3 तरह के आर्ग्यूमेंट आएंगे। एक तो आएगा कि नहीं, हमें फिर से ट्राई करना चाहिए, कुछ करना चाहिए हिजबुल्लाह को। लेकिन अगर आपका जो लैंड रूट है अगर वो खत्म हो गया तो क्या कर सकते हो? एक आर्गुमेंट आएगा कि भाई हमें वेस्टर्न कंट्रीज से, यूएस से, नए शासन से कुछ रिलेशन रिपेयर करने चाहिए, अपीचमेंट करना चाहिए, न्यूक्लियर मामले पर कुछ समझौता करना चाहिए। तो एक बड़ा आर्गुमेंट तो उस तरह का ईरान में हमेशा ही रहता है। पर मेरे को लगता है कि तीसरा आर्गुमेंट वो भी आएगा, वो यह है कि आप वेस्ट से अपीचमेंट करके कुछ अचीव नहीं कर सकते। आज मान लो आप शॉर्ट टर्म में कुछ कंसेशंस ले भी सकते हो, लेकिन वो कोई रिलायबल नहीं है। जैसे ट्रंप ने पहले जो समझौता उससे भी वापस हुआ। तो हम अपनी ताकत बनाने पर फोकस करें। तो तीसरा जो विचार ईरान में रहेगा कि हमें, ठीक है, हम इस हार को थोड़ा सा स्वीकार करें, और हम जो रोल प्ले करना चाह रहे थे पैलेस्टाइन क्वेश्चन पे इस तरह से, वहाँ हो सकता है कि हम अब इस स्थिति में नहीं है कि कुछ खास रोल प्ले करें। तो इस टेम्परेरी डिफीट को एक्सेप्ट करते हुए हिजबुल्लाह अगर वीक है, हमास में अगर ताकत नहीं है, और जो रेजिस्टेंस हैं तो वो भी कोई रोल प्ले नहीं कर सकती, तो हम अपने आप को मजबूत करें। क्योंकि आगे आने वाले समय में
कब कैसी सिचुएशन होगी इसको नहीं कहा जा सकता। तो अपना प्रोग्राम बनाए, न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाए, लेकिन उसको डिक्लेयर नहीं करें। क्योंकि हाँ, डिक्लेयर करके बहुत बोल के अगर कहेंगे तो वहां फिर अमेरिका और इजराइल का रुख है वो क्या होगा नहीं पता है। लड़ाई हो सकती है, लड़ाई तो फिर भी हो सकती है, वो उनको भी अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से पता रहेगा कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ है, इंडिया पाकिस्तान ने अपने प्रोग्राम चलाए रखे बिना बताए हुए। इजराइल ने आज तक डिक्लेयर नहीं किया कि वो न्यूक्लियर पावर है, हालांकि उनके पास में 100 से ज्यादा एटॉमिक वेपन्स हैं। तो उस तरह का अगर एक विचार हो और ईरान सोचे कि अब हमें थोड़ा सा लुक टुवर्ड्स ईस्ट, लुक ईस्ट वाली पॉलिसी अपनाएं, जैसे रशिया ने अपनाई कि चाइना रशिया इनकी तरफ से ज्यादा देखें टेक्नोलॉजी के सवाल में, ट्रेड के सवाल में, और इवन मिलिट्री कोऑपरेशन के सवाल में इधर हम ज्यादा अपना संबंध रखें, अपने आप को मजबूत करें। तो ये जो विचार है, मुझे लगता है मेरे व्यू में यही प्रिवेल करेगा। और ईरान लगता है हो सकता है कि इधर की तरफ अपने आप को मजबूत करे। जैसे एससीओ नाम की संस्था है, उसका ईरान मेंबर है। एससीओ एक ऐसी संस्था है जहां पे 10 कंट्रीज मेंबर हैं और वो सारी कंट्री हैं जिनकी एक दूसरे से बॉर्डर मिलती हैं। लैंड मास पूरा ज्यादातर यूरेशिया का लैंड मास आज एससीओ के अंडर आ रहा है। और कुछ कंट्रीज हैं जो एससीओ के मेंबर नहीं है, जैसे नॉर्थ कोरिया, वो भी अब पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए हैं इस तरह से। तो एक ऐसा लैंड बेस पर, लैंड मास पर एक ऐसा बेस बनाए जहां हम एक दूसरे की हेल्प करके पूरी तरह से सुरक्षित रहे। तो एक बात और यहाँ देखने की है, इसी तरह से मैं मानता हूँ कि रशिया का रुख भी हो सकता है कि इस तरह से बदले, वो भी अपना फोकस अब चाइना की तरफ जो ऑलरेडी काफी है उधर ही ज्यादा बढ़ाए। एक बात जो साफ दिख रही है कि नए अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में अब प्रेशर चाइना की तरफ जाएगा। हॉट वार नहीं हो, लेकिन ताइवान का क्वेश्चन भी ऐसा है, या ट्रेड वाले जो इश्यूज हैं, सैंक्शंस हैं, टैरिफ्स वाली बातें। एक बात और यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की है कि अभी तक चाइना का जो रोल है वो बहुत एग्रेसिव नहीं था, बहुत रिटेलिएशन भी वो नहीं करता था, अपने आप को थोड़ा संभाल कर ही चलता था। लेकिन अब चूंकि फोकस चाइना पे आएगा तो चाइना का रोल भी अब बदलेगा। वो सीधे साधे जब भी उसको लगेगा तो वो रिटेलिएट करेगा। तो ये सारा जो जियोपॉलिटिक्स का फोकस है वो उधर बदलेगा। ब्रिक्स की कंट्रियां, एससीओ की कंट्रियां, वो अपने आप में कमजोर नहीं हुई हैं। रशिया भी कमजोर नहीं है, यूक्रेन में उसकी हालात बहुत मजबूत है। यूक्रेन में क्या होता है वो भी देखने वाली बात है। चाइना मजबूत है और बाकी जो भी कंट्रीज हैं, टर्की भी मजबूत है, ईरान भी मजबूत है, इंडिया का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स में आज की तारीख में। तो वो सारा जो मल्टीपोलरिटी का जो प्रोसेस था उसमें कोई ऐसी कमी आने वाली बात नहीं है। हाँ, एक झटका है जहां खासतौर से अरब रीजन में, खासतौर से उन इलाकों में जो ऑयल रिसोर्सेज वाले इलाके हैं, अब उनका ब्रिक्स या दूसरी संस्थाओं में या रेजिस्टेंस में, इंपीरियलिज्म की रेजिस्टेंस में रोल कम होता है, बढ़ता है, वो एक देखने की बात है। क्योंकि अभी तक उनका काफी साझेदारी बढ़ रही थी, लेकिन अब थोड़ा ये अगर मुद्दा टू स्टेट सॉल्यूशन वाला मुद्दा अगर कमजोर पड़ता है तो वहां देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रीजनल इफेक्ट है थोड़ा सा अरब रीजन में, जैसे इजिप्ट और सऊदी अरेबिया, इन इलाकों में, जॉर्डन है, हाँ, टर्की थोड़ा सा लगा, लेकिन कतार वगैरह उस तरह से उन इलाकों में। लेकिन बाकी जो मल्टीपोलरिटी के प्रोसेस है, डी डॉलराइजेशन का मतलब है, ट्रेड का मतलब है, नॉन डॉलर करेंसीज में, वो सारी चीजें चलती रहेंगी। तो ब्रिक्स की प्रोसेस, एससीओ की प्रोसेस, मल्टीपोलरिटी की प्रोसेस, डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस, ये सारी अपने राह पर चलती रहेंगी, मजबूत रहेंगी। इसमें अभी आपने जिक्र किया जो पैलेस्टीन का जो क्वेश्चन है और जो टू स्टेट थ्योरी को लेकर जो बातचीत हो रही थी, उसका एक महत्वपूर्ण पक्ष है। अरब जो वर्ल्ड है वो एक काफ़ी पिक्यूलियर सिचुएशन में लैंड अप हो गया है इस पूरी चीज़ के चलते हुए, बिकॉज पैलेस्टीनियन क्वेश्चन पे काफ़ी मीक रिस्पॉन्स रहा। क्योंकि अगर उन्होंने किसी भी लेवल पे सपोर्ट किया होगा तो वो बहुत इनडायरेक्ट सपोर्ट हमास को या पैलेस्टीनियन जो रेजिस्टेंस थी। बट डेफिनेटली एक टू स्टेट सॉल्यूशन का जो पूरा आइडिया है वो काफ़ी मेन स्ट्रीम हो गया था। और उसमें एक बड़ा पक्ष ये था कि हिजबुल्लाह
का एक इम्पॉर्टेंट रोल, जब तक वो है तब तक ये क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला। अब जैसे आप कह रहे हैं कि ईरान का जो सप्लाई लाइंस हैं उस पर एक असर पड़ेगा, हिजबुल्लाह का एक रोल जो है वो डिमिनिश होगा, और इसके चलते जो फिलिस्तीन क्वेश्चन है उसमें 2 स्टेट सोल्यूशन है, शायद वो भी इतना इम्पोर्टेंट ना रहे। और इस पूरी परिचर्चा में एक अरब वर्ल्ड का जो रोल रहा है, या कि भाई आपने एक्ट नहीं किया और उसकी परिणति ये हुई कि गाजा में जो हुआ वो तो हुआ ही, और अब आप सीरिया में हिजबुल्लाह तक कमज़ोर हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर जो लोगों का सेंटिमेंट है, उसका एक प्रश्न आता है कि अरब वर्ल्ड में इसको लेके क्या अरब वर्ल्ड में इसको लेके क्या प्रतिक्रिया रहेगी? और दूसरा ये आता है कि क्या अरब वर्ल्ड एक लेवल पे अब इररेलेवेंट हो गया है? ये जो एक मूवमेंट है जहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे अरब इररेलेवेंस का एक सिचुएशन है जो कि इमर्ज हो गई है। क्या लगता है आपको? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा अगर हम देखें कि 1 साल पहले 1.5 साल पहले क्या सिचुएशन थी, G20 की मीटिंग दिल्ली में हुई थी, उस समय क्या माहौल था? उस समय एक्चुअली पैलेस्टाइन क्वेश्चन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। अब्राहम अकॉर्ड की बात होती थी, सऊदी अरेबिया को इजराइल को मिलाने की बात होती थी, आईमेक की बात हो रही थी, जैसे इंडिया से लेके एक कॉरिडोर बनाएंगे जो सऊदी अरेबिया होके यूएई होके और इजराइल से फिर यूरोप में ग्रीस होके जाएगा। तो वो सारी बातें जो 7 अक्टूबर की घटना हुई उसके बाद में खत्म हुई। अब्राहम अकॉर्ड की कोई बात नहीं हो रही या किसी आईमेक के प्रोजेक्ट की, खासतौर से उस वाले हिस्से की जो इजराइल तक जाता है। एक हिस्सा तो है जो इंडिया और सऊदी अरेबिया और यूएई वाला, वो तो चल सकता है, वो एक अलग बात है। ये तो सारी ब्रिक्स की कंट्रीज है। तो एक माहौल जो बना था कि इजराइल से बाकी अरब कंट्रीज का समझौता जब तक नहीं हो सकता जब तक ये पैलेस्टाइन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो। सॉल्व होने का मतलब कि 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात को आप आगे नहीं बढ़ाते। और अमेरिका को भी ये परेशानी लग रही थी कि जब भी अरब कंट्रीज से बात करें तो वो क्या बात करें, 2 स्टेट सॉल्यूशन की अगर डिमांड आ रही है तो उसका क्या रिस्पॉन्स है। अब उसमें काफी बदलाव आएगा, क्योंकि अगर लड़ाई की जो ताकत रेजिस्टेंस जो दिखा रही थी, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस दिखा रही थी, अगर वो कमजोर पड़ती है तो क्या बचता है? पब्लिक सेंटिमेंट्स तो ऑब्वियसली है, लोगों में ये बात है कि इजराइल ने जो किया है, जेनोसाइड जो हुआ है, जिस तरह से कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हुआ है गाजा का, सब कुछ मकानों को लेके, सब हॉस्पिटल, स्कूल, हर चीज जो डिस्ट्रॉय हुई है, वो तो उसका वो फीलिंग तो रहेगी, वो फीलिंग तो ऑल ऑफ ए सडन डिसअपियर नहीं होगी। लेकिन वो फीलिंग जब तक सार्थक नहीं होती, जब तक उसका असर वहां की सरकारों पर नहीं हो, क्योंकि एक्शन तो सरकार के थ्रू होता है, नेगोशिएशन, इंटरनेशनल नेगोशिएशन तो सरकार के थ्रू होते हैं। अब उस लिंक में अगर वीकनेस आती है, अगर सरकार कमजोर पड़ती है, नहीं उठा पाती है, तो एक स्थिति बनती है जिसमें अमेरिका इजराइल कहेंगे कि भाई वी आर वेरी हैप्पी नाउ, नोबडी इज रेजिंग दिस क्वेश्चन। और जैसे मैंने पहले कहा कि उसका अमेरिका इजराइल से कह भी सकता है कि तुम अब शांत रहो थोड़ा बहुत, क्योंकि तुम चारों तरफ से सिक्योर हो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, अब तुम और ज्यादा करोगे तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इस तरह से तो 2 स्टेट सोल्यूशन थोड़ा बैक बर्नर पे जाएगा, पैलेस्टाइन क्वेश्चन बैक बर्नर पे जाएगा। ये तो डेफिनेटली एक ऐसा इम्पैक्ट है जिसको आप थोड़ा आसानी से देख सकते हो। आगे बहुत फ्यूचर में जाके क्या होता है, लोग सुन्नी वर्ल्ड में खासतौर से रीऑर्गेनाइज होते हैं, किस तरह से होते हैं, वो तो थोड़ा लॉन्ग टर्म में ही आप देख सकते हो, उसका पता चलेगा। पर जैसे मैंने कहा कि बाकी दुनिया पे तो बहुत असर नहीं पड़ेगा, एक रीजनल इम्पैक्ट तो है, लेकिन दुनिया में जो एंटी इंपीरियलिज्म वाली जो एक प्रोसेस है, मल्टीपोलरिटी को बढ़ने वाली प्रोसेस है, अमेरिकन इकोनॉमी का जो इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, उसकी करेंसी का इन्फ्लुएंस, वो सारी प्रोसेसेस तो अपने आप में जारी रहेंगी और हो सकता है बढ़ भी जाएं। ईरान अगर खास तौर से ज़्यादा इन्वॉल्व होता है रशिया, चाइना और बाकी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज के साथ में ट्रेड में, तो उससे काफ़ी बल मिलता है उन फोर्सेस को, तो वो
सारी संभावनाएं बनी रहती हैं। कुछ फर्क पड़ता है, रीजनल फर्क पड़ता है, खासतौर से अरब रीजन को लेके। तो सीरिया वाला जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, उससे खास तौर पे जो एक बात इस चर्चा से निकल कर आ रही है कि वहाँ का एक रीजनल जो जियोपॉलिटिकल रोल था वो उसमें एक मेजर शिफ्ट है। बट जो एक बड़ा प्रोसेस है जहाँ पर मोटे तौर पर हम देख रहे हैं कि दुनिया एक मल्टीपोलैरिटी की तरफ बढ़ रही है, वो कोई बहुत स्ट्रेटेजिकली वीक हो ऐसा वैसा नहीं है। और तीसरा जो एक महत्वपूर्ण बात है कि सीरिया के विदिन भी हम इसको बहुत ओवर सिंपलिस्टिक तरीके से नहीं देख सकते कि अमेरिका और इजराइल आगे बहुत आसानी से बढ़ जाएंगे। उनके लिए एक बड़ा गेन है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि असद को हटाकर उन्हें लगेगा कि हम जहाँ बढ़ना चाह रहे हैं उसका एक चरण तो हमने प्राप्त कर लिया, परंतु जैसा जो HTS है वो रशियन फोर्सेस को कह रही है कि वो वहीं रहें और हम एक बैलेंसिंग सिचुएशन को मेंटेन कर पाए, तो इतना सरल भी नहीं होने वाली हैं चीज़ें। और ये जो अभी सिचुएशन है ये भी बहुत सीरिया में अचानक से नहीं बदलेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो तीनों बातें प्रमुख तौर पे निकल कर आई हैं बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, और ख़ास तौर पर जो बात अभी हो रही है उसमें इन तीन बातों को इतना ज़्यादा नहीं रखा जा रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस परिचर्चा में जुड़े और इन पक्षों को हमारे सामने और अभी सभी देखने वालों के सामने थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।